स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडों के उपयोग। तो इसमें हम देखते हैं कि कोलाइडों के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भोजन के रूप में। तो हम भोजन के रूप में सुबह का जो ब्रेकफास्ट हम लेते हैं वह भी किस फॉर्म में होता है? कोलाइडल विलयन के रूप में होता है। जैसे दूध, वह भी एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है। दही, पनीर, मक्खन, जैम, जेली, ये सब क्या है? कोलाइडल विलयनों के ही उदाहरण हैं। तो भोजन के रूप में भी हम किसका उपयोग करते हैं? कोलाइडों का उपयोग करते हैं। तो पहला हमारा ये कंप्लीट हुआ। दूसरा, जल के शुद्धिकरण में आपने देखा होगा कि कभी कभी जो नल से पानी आता है या कुएं में से जो हम पानी निकालते हैं उसमें थोड़े से मिट्टी के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि पानी थोड़ा गंदा है। हम जानते हैं कि जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। कौन से? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें फिटकरी डाल देते हैं। एलम, पोटाश एलम फिटकरी हम उसमें डाल देते हैं और फिटकरी में उपस्थित Al+3 आयन और K+ आयन ये क्योंकि कौन से है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं, मिट्टी के कण जो हैं, सॉइल पार्टिकल्स, इनके ऊपर जो उपस्थित नेगेटिव चार्ज होगा उसे ये क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। और जब ये नेगेटिव पार्टिकल्स उदासीन हो जाएंगे तो यह कण एक दूसरे से चिपक करके भारी हो जाएंगे और पात्र के पेंदे में बैठ जाएंगे और ऊपर जो रहेगा वो शुद्ध पानी, साफ पानी रहेगा। उसे निधार करके हम दूसरे बर्तन में डाल देते हैं और गंदगी नीचे जमी रह जाती है। तो जल के शुद्धिकरण में भी हमने किसका उपयोग किया? कोलाइडों का। ठीक है। अब तीसरा, रक्त स्त्राव रोकने में। अगर हमारी स्किन पर कोई कट लग जाता है और उससे ब्लड निकलने लगता है तो हम जानते हैं ब्लड जो होता है नेगेटिव एल्बुमिनाइट्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में। तो ब्लड के जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे उन नेगेटिव पार्टिकल्स को हम जैसे ही फिटकरी लगाएंगे तो फिटकरी के Al+3 आयन, या हम अगर FeCl3 लगा दें तो FeCl3 के कौन से? Fe+3 आयन इस ब्लड के नेगेटिव पार्टिकल्स को न्यूट्रल कर देंगे और इससे ब्लड क्या हो जाएगा? स्कंदित हो जाएगा, यानी जम जाएगा। ओके। और जमने से वो जो कट है उस पर ब्लड के पार्टिकल्स जम जाएंगे और जमने से ब्लड का बाहर निकलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इसे बोलते हैं रक्त का स्कंदन होना। तो रक्त स्त्राव रोकने में भी हम किसका यूज कर रहे हैं? कोलाइडों का। ओके। नेक्स्ट देखते हैं औषधियों के रूप में। तो औषधि के रूप में हम जानते हैं कि जितनी भी मेडिसिन, सिरप वगैरह जो होती है वो कोलाइडल फॉर्म में बनाई जाती है, क्योंकि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में अगर दवाई होगी तो वह क्या होगी? हमारी इंटेस्टाइन में तेजी से मूव करेगी। और अगर वो तेजी से मूव करेगी यानी तेजी से इंटेस्टाइन से आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ जाएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होना है वह नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो उसका जो वर्क है वह कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन है, इसमें अगर कोई जो सिरप है हमने वो पी और वो दवाई तेजी से इसमें से यहाँ तक चली गई। ठीक है। तो यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होना था, उसके लिए तो ये रुकी ही नहीं। और अगर ये थोड़ी गाढ़ी होगी यानी कोलाइडल फॉर्म में, ओके, तो कोलाइडल फॉर्म में होगी तो ये बहने में टाइम लगाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये एब्सॉर्ब भी हो जाएगी, यानी इसका अवशोषण आसानी से हो जाएगा। और आसानी से अगर अवशोषण आंतों द्वारा यानी इंटेस्टाइन द्वारा आसानी से अवशोषण हो गया तो हमारी बॉडी में उससे संबंधित बीमारी को ये ठीक करने में ज्यादा अच्छी साबित होगी। ठीक है। तो इसलिए हम जितनी भी दवाइयां बनाते हैं वो हमेशा किस रूप में बनाई जाती है? कोलाइडल फॉर्म में बनाई जाती है। एक अच्छा सा एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज जो है वो एसिडिटी को कम करने में एंटासिड के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है? एंटासिड के रूप में। ठीक है, जब हम कुछ ज्यादा तीखा खा लेते हैं या ज्यादा चाय वगैरह पीते हैं तो पेट में एसिडिटी हो रही है, ऐसा हम कहते हैं। तो एसिडिटी होने का मतलब है पेट में जलन होना, और वो जलन होगी तो उसका मतलब क्या है कि पेट में एसिड ज्यादा रिलीज हुए हैं, और एसिड को न्यूट्रल कौन कर सकता है? बेस। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है, और यह है जाकर के हमारे आमाशय में अम्लता को न्यूट्रल कर देता है। तो अम्लता यानी एसिडिटी न्यूट्रल हो जाएगी इससे, बेस से, तो हमारे जलन कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। पर यह परमानेंट इलाज नहीं है, ये टेम्परेरी इलाज है। ओके, तो यह हो गया हमारे औषधियों के रूप में। एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, सिल्वर यानी जो चांदी होती है उसका कोलाइडी विलयन आई वॉश के रूप में, ठीक है, आंख को धोने में, है ना, या नेत्र रोग से संबंधित इलाज में इसका सिल्वर के कोलाइडी विलयन का यूज होता है। ठीक है, तो ये, और सल्फर का कोलाइडी विलयन स्किन से संबंधित बीमारियों में, स्किन डिजीज वगैरह में यूज होता है। इसका कोलाइडी विलयन सल्फर का कोलाइडी विलयन, है ना। और जो सल्फर का कोलाइडी विलयन तो स्किन डिजीज में, और सिल्वर का कोलाइडी विलयन जो प्रोटाक्जिरोल और आर्जिरोल के फॉर्म में मिलता है वह यूज होता है नेत्र संबंधी रोग में। ठीक है, तो ये हमारा औषधियों में उपयोग हो गया। अब आते हैं हम चमड़ा उद्योग में। तो चमड़ा उद्योग में क्या, तो जैसे लेदर जो होता है, यानी जो चमड़ा होता है वो प्रोटीन किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में। और प्रोटीन के कण कौन सा चार्ज रखते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो चमड़ा जो है उसकी संरचना जेल के जैसी होती है। जेली लाइक जानते होंगे ना, जो ना तो ठोस होता है ना लिक्विड होता है, उसके बीच की अवस्था जेली जैसी है ना। तो जो प्रोटीन है उसकी संरचना जेली के समान होती है, जिसमें प्रोटीन के धनात्मक कण होते हैं यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। जब इस लेदर को यानी प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इससे जो बना हुआ जो लेदर है उसे टेनिन में डुबोया जाता है। एक सॉल्यूशन ले लिया, वो सॉल्यूशन किसका है? टेनिन। किसका? टेनिन। तो टेनिन का सॉल्यूशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जैसे ही इस टेनिन में इसको डुबोएंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। और न्यूट्रल करते से ही यहाँ पर क्या होगा? स्कंदन यानी कोगुलेशन हो जाएगा, और स्कंदन होने से चमड़े की ऊपरी परत कठोर हो जाएगी। जब इसे बाहर निकाल करके इस टेनिन में से सुखाया जाता है तो ऊपर एक बिल्कुल हार्ड लेयर यानी कठोर परत बन जाती है, और वह चमड़ा बिल्कुल कड़ा यानी हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने की वजह से फायदा क्या मिला? बैक्टीरिया वगैरह उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी बैक्टीरिया उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये चमड़ा उद्योग में चमड़े को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की मेथड यूज किया जाता है। अब है धुएं के अवक्षेपण में। तो धुआं आप जानते हैं कि कोई सी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में जहां फैक्ट्रियां वगैरह जो है उसमें से चिमनी से धुआं निकलता है। तो ये मान लीजिए अपन एक चिमनी बना ली और इस चिमनी में धुआं निकलता है, तो ये धुआं पूरे वायुमंडल में फैलेगा। और धुएं में क्या होता है? तो गर्म गैसें होती हैं और दूसरे होते हैं कार्बन के सूक्ष्म कण, यानी बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स किसके होंगे? कार्बन के। हम जानते हैं कार्बन जो एक डस्ट पार्टिकल की श्रेणी में इंक्लूड करते हैं हम, डस्ट पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हम क्या करते हैं कि चिमनी जो बनाते हैं उसके ऊपरी सिरे पर एक जो धातु का एक गोला ऊपर की सिरे पर लगा देते हैं,
और ये धातु का गोला पॉजिटिवली चार्ज होता है। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, इसको हम बोलते हैं कॉर्ट्रेल प्रेसिपिटेटर यानी कॉर्ट्रेल अवक्षेपण। ये नाम याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि धुएं के अवक्षेपण में किस धातु के गोले का उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो आंसर है कॉर्ट्रेल अवक्षेपक। ओके, इस कॉर्ट्रेल अवक्षेपक का यूज किया जाता है। तो जैसे ही गर्म गैसें और कार्बन के कण इससे होते हुए गुजरते हैं तो सारे कार्बन के कण इसके ऊपर चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के कण तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एक समय साथ जब इस पर बहुत सारी लेयर इसकी जम जाती है कार्बन पार्टिकल्स की, तो वह भारी होने की वजह से नीचे गिरते हैं और नीचे एक कार्बन की जो चूरी यानी डस्ट का जो है ढेर बन जाता है। ठीक है, और जो वायुमंडल में गर्म गर्म गैसों का ही निष्कासन होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन के कण होंगे, तो यानी मैक्सिमम कार्बन के कण को ये रोक लेता है कौन? कॉर्ट्रेल। और बाकी थोड़े बहुत जो बच जाते हैं वो तो बाहर निकल ही जाते हैं। तो ये हमारा धुएं के अवक्षेपण में यूज हो गया। अब बात करते हैं डेल्टा निर्माण में। तो डेल्टा निर्माण में क्या यूज है? तो देखिए, हम जानते हैं कि नदियां जो हैं वो जाकर के लास्ट में यानी अंत में कहा मिलती है? समुद्र के अंदर। ये समुद्र बनाते हैं, बहुत बड़ा समुद्र है ये, और इस समुद्र में कौन जाकर के मिल रही है? ये नदियां। ठीक है, ये नदियां जाए। तो हम जानते हैं नदियां जब बहती हैं तो अपने आसपास के किनारों की मिट्टी को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है, यानी सॉइल पार्टिकल भी इस पानी के साथ साथ बह करके जाते हैं। और सॉइल पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सॉइल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज रखते हैं। अब जब समुद्र के पानी की बात आती है तो समुद्र के पानी में बहुत सारे क्या होते हैं? लवण यानी सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन होते हैं। तो मान लीजिए NaCl है, CaCl2 है, KCl है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, Ca+2, Cl2 के ऊपर -2, ये सब। तो जब नेगेटिव पार्टिकल्स जब इसके साथ जाकर के मिलते हैं तो यहाँ के पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रल। और इस जगह पर आकर के क्या हो जाता है? एक दूसरे को स्कंदित कर देते हैं। तो यानी जब नदियों के ऋणात्मक मिट्टी के कण समुद्र के लवण में पाए जाने वाले धनात्मक कणों से मिलते हैं तो उनके संगम स्थल पर, जहां पर वो जाके एक दूसरे से मिलते हैं, संगम स्थल पर एक स्कंदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे ये मिट्टी के कण लगातार आते रहेंगे, इधर भी धनात्मक कण आकर के इनको न्यूट्रल करते रहेंगे, तो यहाँ पर कुछ समय बाद या कुछ सालों में एक तिकोनी भूमि या डेल्टा शेप के आकार की मिट्टी के ऊंचे टीले का निर्माण हो जाता है और इसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा फॉर्मेशन कहाँ होता है? जब नदी समुद्र से मिलती है तो दोनों के कांटेक्ट एरिया जो होगा उस पर स्कंदन की प्रक्रिया लगातार निरंतर रोज के रोज चलती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब वह स्कंदन होकर के इतना सारा पदार्थ जमता जमता हुआ ऊपर उठता जाएगा और ऊपर एक तिकोनी भूमि का निर्माण हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं स्कंदन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक तगारी में रेत लेकर के जमीन पर डाल दी, फिर दूसरी तगारी भी उसी के ऊपर डाल दी, फिर तीसरी तगारी रेत ली वो भी उसी के ऊपर डाल दी। ऐसे हमने 20-25 तगारी रेत एक के ऊपर एक डाली, तो हम जानते हैं कि वो किस तरीके से अपना शेप लेती है, बिल्कुल डेल्टा के रूप में। तो इसी तरीके से जब ये पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे तो पेंदे में कौन बैठता जाएगा? स्कंदित कण। और स्कंदित कण धीरे धीरे जब इकट्ठे होते जाएंगे तो इनमें क्या होगा? ऊपर की तरफ त्रिकोणाकार भूमि का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेल्टा निर्माण हो जाता है संगम स्थलों पर। तो क्वेश्चन आता है कि डेल्टा निर्माण क्यों होता है? तो हम आंसर देंगे कि नदियों में बहकर आने वाले
धूल के यानी मिट्टी के ऋणात्मक कोलाइडिंग कणों का समुद्र के पानी में पाए जाने लवण, समुद्र के पानी में पाए जाने वाले लवण के धनात्मक आयनों द्वारा स्कंदन हो जाता है और जिस जगह पर वो स्कंदित होते हैं उस जगह त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण हो जाता है और इसे ही हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा की बात खत्म हुई। अब बात करते हैं आकाश का रंग नीला होना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वायुमंडल में उपस्थित धूल के कोलाइडिंग कणों द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश में से नीले रंग के प्रकाश का धूल के कोलाइडिंग कण क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। जब नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो हमें दिखाई भी कौन सा रंग देगा? नीला। जिस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वही हमें दिखाई देता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। तो आंसर में प्रकीर्णन शब्द लिखना जरूरी है। ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कोलाइडिंग कणों द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश में से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उन धूल के कोलाइडिंग कणों द्वारा हो जाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये हमारे हुए आकाश का रंग नीला होना। अब एक आध पॉइंट हमारा और है कि जैसे साबुन से कपड़े धोने में, है ना, कोलाइड का क्या उपयोग है। बहुत मजेदार बात है कि कपड़े पर कोई दाग लग गया, अब दाग लग गया तो दाग कैसा होता है? तेलीय यानी ऑयली होता है। दाग जो अपने धब्बा या कुछ गंदा ग्रीसी सब्सटेंस बोल सकते हैं हम इसको, कि तेलीय पदार्थ इस पर चिपक गया। ठीक है, किसके ऊपर? कपड़े के ऊपर। अब हमने इसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डाल दिया तो तुम जानते हो तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कोलाइडिंग विलयन तो बनाएंगे, लेकिन कोलाइडिंग विलयन किसका है? तेल और जल का। तो हम बोलेंगे तेल जल इमल्शन, यानी जल में किसका? तेल का विलयन बन गया। और यह जो कोलाइडिंग विलयन किस नाम से जाना जाता है? इमल्सन या पायस के नाम से। लेकिन क्योंकि ये स्थायी नहीं होता, क्योंकि एक तो ये जल है और दूसरा क्या है? ऑयल। ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे, यानी इनका कोलाइडिंग विलयन अस्थायी रहता है। अब बताओ, जल और तेल जब मिक्स नहीं होंगे तो क्या जल से इस तेल को हटाया जा सकता है क्या? तो आंसर है नहीं हटाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे? इस तेल जल इमल्शन को, ये तेल और जल के इमल्शन को स्थायी बनाने के लिए साबुन मिलाएंगे। क्या मिला देंगे? साबुन या डिटर्जेंट। और साबुन या डिटर्जेंट क्या करेगा? इस जल तेल के मिक्सचर को स्थायी बनाने के लिए स्टेबिलाइजर यानी स्थायी कारक का काम करेगा और यह इमल्शन क्या हो जाएगा? स्थायी, और इसलिए तेल जल के साथ घुल जाएगा। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप सबको यह पता होगा कि जल और तेल आपस में मिक्स नहीं हो सकते। अगर उन्हें मिक्स कर दें तो थोड़ी देर बाद वापस तेल अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। लेकिन आप उन्हें मिक्स रहने देंगे, ऐसा आप करना चाहते हैं कि उन्हें मिक्स हमेशा बना रहने दें, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, उसमें थोड़ा सा क्या मिला दो? साबुन। तो आप घर पे करके देख लेना। आप पानी और उसमें तेल मिला दें और थोड़ा सा साथ में डिटर्जेंट भी मिला दें और फिर उसको चम्मच से घोल दें। यह जो इमल्शन बनेगा वो स्थायी हो जाएगा, और उसे स्थायी करने का काम किसने किया? इस साबुन ने। इसलिए इस साबुन को यहाँ बोलेंगे हम स्थायी कारक। ओके, तो ये हमारा हुआ साबुन से वस्त्र वगैरह धोने में भी कोलाइडों का उपयोग होता है। ओके, और अब हम देखते हैं रबर उद्योग में क्या उपयोग है। तो रबर उद्योग में आप जानते हैं रबर जो है एक वृक्ष से प्राप्त होता है, जिस वृक्ष का नाम है हेविया ब्रेसिलियंसिस। बॉटनिकल नेम है ये हेविया ब्रेसिलियंसिस। तो हेविया ब्रेसिलियंसिस के जो तना होता है पेड़ का, उसमें एक चीरा लगाया जाए तो जो चीरा लगेगा उस चीरे में से दूध जैसा पदार्थ बहता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि कोलाइड क्या होते हैं। तो देखो, ये जो दूध आया
इसमें रबड़ के छोटे छोटे से कण होते हैं जिनका आकार कोलाइड साइज का होता है और ये पानी में मिक्स रहते हैं। तो जल में जो सूक्ष्म रबड़ के कण हैं, और रबड़ के कण हमेशा कौन सा आवेश रखेंगे, तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे। तो ये कोलाइडिंग विलयन हो गया नेगेटिव। जब ये नेगेटिव जो पार्टिकल है ये एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं रहे, क्योंकि इन पर समान आवेश है और इसलिए ये चिपक नहीं पा रहे। और इन्हें एक दूसरे से दूरियां बनाए रखने में जो स्थायी कारक का काम कर रहा है वो एक पदार्थ होता है इसमें, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन या स्थायी कारक का काम करता है। अब हम क्या करें कि इस लेटेक्स को यानी इस रबड़ शीट यानी रबड़ का जो दूध निकल रहा है ये इस पेड़ में से, इस दूध को हम गर्म कर दें। तो गर्म करने से जो प्रोटीन है ये जम जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। और प्रोटीन के स्कंदित होने से इन्हें दूर रखने का काम कौन कर रहा था, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इन्हें स्थायी बनाने का काम कर रहा था। तो अब इन कणों का आवेश क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और ये कण एक दूसरे से चिपक करके क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि रबड़ को, जो रबड़ का जो शीर होता है यानी लेटेक्स का जो अपना दूध जो जैसा पदार्थ जो होता है उसे गर्म करने पर वह स्कंदित क्यों हो जाता है, तो हम कहेंगे कि इनकी प्रोटीन रूपी रक्षी परत नष्ट हो जाती है और इसलिए ये आवेश क्या हो जाते हैं, गर्म करने पर बिखर जाते हैं। और चूंकि प्रोटीन की रक्षी परत नष्ट हो जाती है इस वजह से ये निरावेशित रबड़ के कण एक दूसरे से चिपक करके लुगदी बना लेते हैं और जम जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा कोलाइडों के उपयोग हो गए। और अब एक मिनट आपको मैं ये भी बता दूं कि इमल्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इमल्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल और तेल इमल्शन, और एक उल्टा तेल और जल इमल्शन, है ना। यानी यहां पर हम कह सकते हैं जल में तेल। ठीक है, तो जल में तेल का मतलब है जल ज्यादा है, वाटर ज्यादा है और ऑयल क्या है, कम। ठीक है, जल में क्या डाला, तेल। तो जल अपन ने ज्यादा ले रखा है और उसमें एक चम्मच तेल डाल के उसको घोल दिया, तो जो विलयन बना वो कहलाएगा जल तेल इमल्शन। ठीक है, और तेल जल यानी तेल में जल। तो तेल में, तो तेल क्या है, ज्यादा है और उसमें क्या डाला हुआ है, जल। तो यानी तेल में जल डाला तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, वही इमल्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी द्रव है और यह भी द्रव है, तो द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन किस नाम से जाना जाता है, इमल्शन। और इमल्शन को ही हम एक और नाम क्या दे देते हैं, पायस। ठीक है, और ऐसे पदार्थ जो इस इमल्शन को स्थायी बनाने का काम करेंगे। अभी क्या होगा, जल में तेल मिलाया या तेल में जल मिलाया, वो थोड़ी देर तो मिले रहेंगे लेकिन बाद में फिर अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इमल्शन स्थायी हो जाए, तो इमल्शन को स्थायी बनाने के लिए उसमें मिलाए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं, इमल्सी कारक कहलाते हैं या पायसी कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि इमल्शन कितने प्रकार के होते हैं और इमल्सी कारक या पायसी कारक किसे कहते हैं। हमारा आज ये लेसन पूरा कंप्लीट हुआ।